तासु आईएएस एकेडमी पटना में आपका स्वागत है। आज देखते हैं ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर भारत का भौतिक विभाजन। स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिचय, भारत का भूगोलिक संरचना, भारत के द्वीप समूह, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, उत्तर भारत के विशाल मैदान, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, भारत के भू आकृतिक प्रदेश। चालू करते हैं। संपूर्ण भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। इस संपूर्ण प्रदेश को मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। देखते हैं भारत की भूगर्भिक संरचना। किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना के द्वारा उस देश की विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टाने की प्रकृति एवं उसके स्वरूप की जानकारी प्राप्त होती है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को 3 स्पष्ट भागों में विभाजित किया जा सकता है। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत की विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला देखेंगे। दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय पठार यह गोंडवाना का ही एक भाग है जो प्री कैम्ब्रियन काल के बाद से ही यह भाग कभी भी पूर्णतः समुद्र में नहीं डूबा है। यह आर्कियन युग के आग्नेय चट्टानों से निर्मित है जो अब नीस व शिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों के निम्न क्रम मिलते हैं, जैसे आर्कियन क्रम के चट्टान। आर्कियन क्रम ये प्राचीनतम एवं प्राथमिक चट्टानें हैं जो नीस व शिस्ट के रूप में रूपांतरित हो चुकी है। बुंदेलखंड नीस व बेलारी नीस इसमें सबसे प्राचीन है। बंगाल नीस व नीलगिरी नीस भी इन्हीं चट्टानों के उदाहरण हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। धरवार क्रम के चट्टाने में ये आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से निर्मित परतदार चट्टाने होते हैं, यानी अवसादी। ये अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी है एवं इसमें जीवाश्म नहीं मिलती है। परतदार चट्टाने ये अवसादी नहीं होते हैं, इसमें जीवाश्म भी नहीं मिलते हैं। कर्नाटक के धरवार एवं बेल्लारी जिला, अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटानागपुर आदि क्षेत्रों में चट्टान मिलती है। भारत की सर्वाधिक खनिज भंडार इसी क्रम के चट्टान में है। छोटानागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। इसमें बहुत सारा खनिज संपदा पाई जाती है। लौह अयस्क, तांबा और स्वर्ण इन चट्टानों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण खनिज है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम इनका निर्माण धरवार क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ है। इस प्रकार ये भी परतदार चट्टानें हैं जो अपेक्षाकृत कम रूपांतरित हैं, परंतु इनमें भी जीवाश्म का अभाव मिलता है। कृष्ण घाटी, नल्लामलाई पहाड़ी क्षेत्र, पापाघानी या चियार घाटी आदि में ये चट्टानें मिलती है। विंध्यन क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद ये चट्टानें निर्मित हुई है। इसका विस्तार राजस्थान से लेकर चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम क्षेत्र तक है। विंध्य क्रम के परतदार चट्टानों में बलुआ पत्थर मिलते हैं। इस चट्टानों का एक बड़ा भाग दक्कन ट्रेप से ढका है।
गोंडवाना क्रम की चट्टानें उत्तरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग तक इन चट्टानों का निर्माण अधिक हुआ है। यह चट्टानें कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों से मिलता है। ये परतदार चट्टान होते हैं एवं इसमें मछलियाँ व रेंगने वाले जीवों का अवशेष मिलते हैं। दामोदर महानदी घाटी, गोदावरी घाटी व उनकी सहायक नदियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप मिलता है। दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप में देखते हैं, इसका निर्माण मेसोजोइक काल में के क्रिटेशियस काल में हुआ था। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्यान से लावा का बृहद उद्गार हुआ एवं लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इससे आच्छादित हो गया। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं पर 3000 मीटर की मोटाई तक बेसाल्टिक लावा का जमाव मिलता है। यह प्रदेश दक्कन ट्रैप कहलाता है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इससे भी पहले जुरासिक काल में हो गया था। प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं, अतः यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिससे यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक गड्ढों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है जिसमें सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपक्षय और अपर्दन के उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण हुआ है जो कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी पाई जाती है जिस पर मसाले, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती की जाती है। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भागों में लाल मिट्टी में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियां की खेती की जाती है। खट्टे फल की भी खेती की जाती है। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेश में सागवान, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस आदि रूप से उपयोगी सदाहरित वन पाए जाते हैं। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण घास भूमियां मिलती है जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। प्रायद्वीपीय पठार में सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों का संपदा है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विशाल भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर यहाँ विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभावित हो सकी है। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियाँ और लेगून झीलें मिलते हैं जहाँ बंदरगाहों व पोताश्रय का निर्माण संभव हो सका है। उत्तर भारत की विशाल पर्वतमाला। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसका निर्माण के संबंध में कोबर का भूसंतति सिद्धांत, मॉर्गन और आइजैक का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत सर्वाधिक मान है। कोबर ने भूसंततियों में पर्वतों का पालना कहा है।
ये भूसंतियाँ लंबे, संकरे व छिछले जलीय भाग हैं। उनके अनुसार आज 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर तेथिस सागर हुआ करता था, जो भूसन्नति भी थी, जो उत्तर के अंगारा को दक्षिण के गोंडवाना से पृथक करती थी। इन दोनों भूमि के अवसाद तेथिस भूसंति के क्रम के रूप में जमा होते रहे एवं इन अवसादों का क्रमशः अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्रभूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ है, जिससे क्यूनूल एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ है। वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित मध्यवर्ती क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना गया है। तिब्बत पठार को दुनिया का छत कहा जाता है। वर्तमान में मॉर्गन और आइजैक के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की उपयुक्त व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित यूरेशियन प्लेट की ओर गतिशील हुई। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गई, जिससे तेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ने लगा एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। सेनोजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलियोसीन कल्प में बृहद हिमालय का निर्माण हुआ। मायोसीन कल्प में पोटावर क्षेत्र अवसादों के वलन से लघु हिमालय बना। शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। क्वार्टरनरी अर्थात नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी इसका निर्माण होता रहा है। हिमालय एक युवा पर्वत है जिसका उत्थान अभी भी जारी है। हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालयी नदियाँ निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी से 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं। हिमालय का महत्व देखते हैं। हिमालय का क्या महत्व है। भारतीय उपमहाद्वीप की प्रकृति एवं राजनीतिक सीमा बनाती है। इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप शेष एशिया से अलग हुआ है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। यह जाड़ों में चलने वाली ध्रुवीय हवाओं, साइबेरियन हवा जो चलता है उसको रोकता है, हवाओं को भारतीय भूभाग पर आने से रोकता है, जिसके फलस्वरूप भारत इन ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से बच जाता है। इसी प्रकार वर्षा के काल में हिमालयी मानसून हवाओं को रोककर भारतीय भूभाग में पर्याप्त वर्षा कराता है, जिस पर हमारी कृषि निर्भर है। हिमालय नदियों को सततवाहिनी भी बनाए रखता है, क्योंकि हिमालय के हिम के पिघलने से नदियों में जल की आपूर्ति वर्ष भर होती रहती है। इन नदियों के वर्षवाहिनी होने के कारण यानी सादानीरा होने का कारण यहाँ विभिन्न सिंचाई परियोजनाएं संपन्न हो पाती है। सतलज, यमुना, गंगा आदि नदियों से निकली गई नहरें इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद भी लाती है, जिनसे उत्तर भारत उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण होता है। हिमालय विभिन्न संसाधनों के विकास का संभावित प्रदेश भी है। यहाँ कोबाल्ट, निकेल, जस्ता, तांबा
एंटीमनी, बिस्मथ जैसे धात्विक खनिज संसाधन है। इनकी जटिल भूगर्भिक संरचना के कारण धात्विक खनिजों का खनन अभी संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे चल के संभव हो जाएगा। आगे जो नया टेक्नोलॉजी आएगा उससे संभव हो पाएगा। यहाँ कोयला, पेट्रोलियम जैसे अधात्विक संसाधन भी उपलब्ध हैं। इन वन क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियाँ भी मिलती है, जिस पर हमारा आयुर्वेद उद्योग आधारित है। हिमालय क्षेत्र में शीतोष्ण घास भूमियों पर यहाँ के पशु भेड़ बकरी निर्भर करते हैं। हिमालय विभिन्न प्रकार के जंगली जीव का विकास आश्रय स्थल है, विशाल का आश्रय स्थल। वास्तव में हिमालय क्षेत्र को जैव विविधता का विशाल भंडार भी कहा जा सकता है। उत्तर भारत का विशाली मैदानी भाग, इनका निर्माण क्वार्टरी या नियोजोइक महाकल्प के प्लायोसीन या होलोसीन कल्प में हुआ है। यह भारत के नवीनतम भूगर्भिक संरचना है। 33 भूसन्नति के निरंतर संकरा व छिछला होने के एवं हिमालयी दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। इसके पुराने जलोढ़ बांगर एवं नए जलोढ़ खादर कहलाते हैं। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेश के दब जाने से कोयले और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। मैदानी भागों का महत्व। मैदानी भागों की उपजाऊ जलोढ़ मृदा में विभिन्न प्रकार की फसलों उत्पादन किया जाता है, जिससे हमारी जनसंख्या व पशुओं को आहार व अनेक कृषि आधारित उद्योग कच्चा माल प्राप्त होता है। नदियों का क्षेत्र होने के कारण इस प्रदेश में नहरें निकालकर सिंचाई व नहर परियोजना कार्य किया जा सकता है। इन मैदानी भागों में भूमिगत जल का विकास भंडार मौजूद है, जिससे लोगों का सिंचाई एवं पेयजल संबंधित आवश्यकताओं को पूर्ति होती है। इन मैदानी भागों में नदियों की अधिकता के कारण इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन का विकास किया जा सकता है। अवसादी भूगर्भिक संरचना के कारण ये पेट्रोलियम पदार्थ के संभावित भंडार हैं और कुछ मिले भी हैं। भूमि के प्रायः समतल होने के कारण इन क्षेत्रों में सड़क व रेल परिवहन का विकास अपेक्षाकृत आसानी से किया जा सकता है। चलिए आज यहीं तक देखते हैं और इसके आगे फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जय हिंद।